का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसे भाषा कहते हैं। संस्कार सरकार यही कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट की पहचान कर सके, इसलिए तो हिंदी में इतने दक्ष हैं, उसी का टेस्ट लेती है हिंदी। भाषा का वह हिंदी पहले भाषा पढ़ेंगे। भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मौखिक भाषा लिखित भाषा में करने के लिए चिन्ह चाहिए, लिखित भाषा में करने के लिए चिन्ह चाहिए। भाषा मतलब मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा समझ लीजिए आई। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। हिंदी एक फारसी शब्द है, हिंदुस्तान। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु हमें कुछ चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसी चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को कैसे बोलना व बताना, वो व्यक्त करना लिखित रूप से कॉल्ड एज लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, KHA। देवनागरी रोमन सेम साउंड है सभी का, लेकिन लिपि अलग अलग है। वर्ण लिखित भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला को व्यवस्थित रूप से दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 52 वर्ण होते हैं। स्वर व्यंजन अयोग वाह। स्वर 13 वर्ण, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा उरी अंग ओ औ, ये मानक स्वर हैं। अंग आ अयोग वाह है। अंग को बोलते हैं अनुस्वार, आह को बोलते हैं विसर्ग। अयोग का अर्थ है कि इनका किसी से साथ सम्मेलन नहीं होता, इनके किसी के साथ नहीं जमती, बट अलग होने से ये अयोग वाह कहलाते हैं। व्यंजन काखा गंगा अंगा चाछा जाजा इया टाठा डाड़ा ताथा दाधा ना पाफा बाभा मा, और एक है डा डा। तो डा डा को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, और बाकी ये हैं स्पर्श व्यंजन, और बाकी ये का से माँ तक। फिर इसके बाद यारा ला व अंतस्थ व्यंजन है, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के दोनों के बीच होता है, इसलिए अंतस्थ बोलते हैं। सा बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, उसमें व्यंजन बोलते हैं। छात्र ज्ञा स्रा, इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित रखा गया है, इसीलिए स्वर पहले आते हैं। मानक स्वर 11 होते हैं, ठीक है। स्वर वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। मानक स्वर की संख्या 11 है, परंतु वर्णमाला में 13 स्वर है। परिभाषा भाषा भाष लिपि वर्ण स्वर व्यंजन, इन सब की परिभाषा बताइए। क्लास 2 स्वर स्वर क्या होते हैं? वह वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण, ठीक है। मानक रूप से 11 स्वर होते हैं, बट वर्णमाला में 13 स्वर हैं। स्वर के कई चीज़ों के आधार पर भेद होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद, बोलने के समय के आधार पर। आ और बड़ा आ, तो एक में 1 यूनिट का समय लगता है, दूसरे में 2 यूनिट का समय लगता है। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व स्वर लघु बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण के टाइम के आधार पर, ठीक है। बोलने के समय के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण में बहुत कम समय लगता है इनके उच्चारण में। एग्जाम्पल 1 यूनिट आ ई उ री। और फिर इसके बाद जो है दीर्घ स्वर गुरु बोलते हैं, उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। एग्जाम्पल 2 यूनिट टाइम। बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ ए ओ औ। प्लुत स्वर होते हैं, संस्कृत में इनका इस्तेमाल होता है, इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे बोलते हैं एम ओम, तो इसमें क्या है, रावण जब हरण करता है सीता माँ का, तो ये साउंड आता है, मतलब ऐसे ही। तो मतलब एक ही स्वर को अधिक समय तक बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है इनके। फिर इसके बाद क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा था व्युत्पत्ति के आधार पर। मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। सबसे मूल ध्वनियाँ क्या होती हैं? आ ई उ री। सबसे पहले इंसान के मुख से यही निकले, ठीक। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ संधि स्वर होते हैं, ठीक है। संयुक्त संधि स्वर होते हैं। दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं?
सजातीय मूल स्वरों के मेल से उत्पन्न आ मिल के बड़ा ई बड़ी बड़ाऊ बने। ठीक है। संयुक्त स्वर में क्या होता है, विजातीय असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न, जैसे आ ई मिल के ए, ये, ओ, है ना, छोटा आओ और छोटा ओ मिल के औ बन गया। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, ध्वनि कंपन वाइब्रेशन की वजह से उत्पन्न होते हैं। कंठ, लिरिक्स, स्वर तंत्रियाँ, वोकल कॉर्ड। अंदर से फोर्स आया, वाइब्रेशन हुआ, मुख के कई स्थान से टकराया, अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। लाइक जीभ के तालू पर टकराती, अंदर से जो आवाज़ आती। ठीक। तो सबसे पहले क्या है, अंदर नीचे कंठ है, फिर तालू है। तालू क्या है, जो मतलब कि तालू यही होता है ऊपरी वाला जबड़ा। फिर इसके बाद क्या होता है, मूर्धन्य, दांत के पीछे वाला भाग। ठीक है। मूर्धन्य हो गया, जस्ट दांत के जस्ट पीछे वाला भाग मूर्धन्य। फिर दांत होता है, फिर ओठ होता है, ओष्ठ होता है। ठीक। तो नीचे से सबसे पहले कंठ के, फिर तालु टी, फिर मूर्धन्य एम, फिर दांत टी, फिर ओष्ठ ओ आया। ठीक है। लाइक वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित क्रम, बट किस आधार पर व्यवस्थित, उच्चारण स्थान के आधार पर। KTM 2 इसी क्रम में वर्णमाला में रखा गया है, जैसे कि। ठीक है। अब कंठ होता है आ, बड़ा आ। ठीक है। और फिर तालु होता है छोटी बड़ी ई, है ना। फिर छोटा ओ बड़ा ओ होता है। फिर री होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है, जीभ पलट कर मुख के ऊपरी छत को छूती है, री। ठीक। फिर इसके बाद जो होता है ए क्या होता है, कंठ तालव्य, क्योंकि छोटा ई मिलके ए बनता है, ए बनता है। ठीक है। कंठ तालव्य हो गया, कंठ तालव्य। और फिर इसके बाद छोटा और ऊ मिला के बनता है ओ और औ, तो इसे बोल दिया कंठ ओष्ठ बोलेंगे। ठीक है। यहाँ तालव्य लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है। फिर दांत नहीं होता है तो एम के बाद ओ ही आ जाता है, KTM, है ना, KTM 2। तो ठीक है, जो भी है, और एम के बाद ओ ही आ जाता है। ठीक है। अब छोटा ओ बड़ा ओ क्या होता है, ओष्ठ से निकला, ओठ से बनते तो ओष्ठ हो गए। ठीक है। अब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री ए ओ औ। तो इनका जो है मात्रा क्या होता है, छोटा को अमात्रिक स्वर बोलते हैं। बड़ा में क्या होता है, एक दीवाल होती है। छोटी में क्या होती है, चादर आगे से उड़ाते हैं। बड़ी में क्या होता है, चादर पीछे से उड़ाते हैं। छोटाओं में क्या होता है, पूंछ पकड़ कर इधर खींचते हैं। बड़ाओं में क्या होता है, पूंछ पकड़ कर उधर खींचते हैं। री में क्या होता है, री बना होता है। ए में क्या होता है कि दीवार छत पे एक चिड़िया बैठी है। फिर इसके बाद जो है ए में क्या होता है, छत पे 2 चिड़िया बैठी है। फिर ओ में क्या होता है, खंभे पे 1 चिड़िया बैठी है। औ में क्या होता है, खंभे पे 2 चिड़िया बैठी है। ठीक। जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले पश्च, मध्य, अग्र। ठीक है। तो चिढ़ाते थे बचपन में ई अग्र स्वर, ई ए, है ना, ई बड़ी ए हो गया। ठीक है। पश्च में क्या होता है, आ ई, मतलब कि मध्य स्वर में आ होता है। फिर आ ज़्यादा बड़ा बोलेंगे तो वो हो जाएगा पश्च स्वर में, है ना। तो बड़ा, छोटा ओ बड़ा ओ औ, है ना, ये हो गया। ठीक है। मुख पूरा खोल कर बोलते तो पश्च स्वर निकलता है। डॉक्टर जब मुंह खोलने को बोलते कहते हैं हल्का सा मुंह खोलो, तो छोटा आ निकलता है। ठीक है। फिर मुख विवर, मुख द्वारा खुलने के आधार पर कभी मुख कम खुलता है, कभी ज़्यादा खुलता है। ठीक है। छठवां ये होता है। अब देखिए, जब पूरा खुला होता है तो इसे विवृत बोलते हैं। विवृत इसे उच्चारण में पढ़े थे, मुख का द्वार पूरा खुला रहता है। वृत्त, विवृत, वृत्त माने गोल, तो बड़ा हो गया। ठीक है। फिर आधा खुला क्या होता है, अर्ध विवृत होता है। खोलने में खुलने की कोशिश हो गया है, छोटा ए औ। आधा बंद, अर्ध संवृत, मतलब अर्ध विवृत होता है। खुलने में खुलने की कोशिश होगी, मतलब कि खोलने की कोशिश होगी। ठीक है। तो अर्ध विवृत होता आ ए औ। और अर्ध बंद, आधा बंद क्या होता है, अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में क्या होता है, ए ओ। बंद में बंद करने की कोशिश होगी ना। आधा बंद में क्या होता है, बंद करने की जब कोशिश होती तो उसे ए ओ बोलते हैं। जब खोल के बोलते हैं तो आ ए ओ, फिर इसके बाद ओ ए। पूरा बंद में क्या होता है,
ये मतलब कि मुख द्वार खोलने पर। ई ऊ री। मुख मुख के ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। होठ जब गोल होते हैं तो वृत्तमुखी ऊ ओ। ठीक है। होठ जब गोल नहीं होते हैं अवृत्तमुखी, बाकी सब आ जाएंगे उसमें। वायु निकलने के स्थान के आधार पर अनुस्वार, अनुश्वासिक, निर्नुनासिक। अनुस्वार में क्या होता है, उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, अंग। ठीक। लंका। अनुनासिक में क्या होता है कि वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है, चंद्र बिंदु जैसे होता है ना, चांद। नाक और अब निर्नुनासिक में क्या होता है, वायु केवल मुख से निकलती, जितने भी है बाकी बचे। ठीक है। निर्नुनासिक। अब सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं, अर्थात उच्चारण के बाद स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। उच्चारण के समय कंपन होता है बट बाद में भी कंपन होता है। ठीक है। कंठ ओष्ठ क्या होते हैं, ओ अ। कंठ तालव्य क्या होते हैं, आई ए ऐ होता है। ओष्ठ ऊ बड़ा ऊ होता है। तालव्य ई होता है। मूर्धन्य री होता है। ठीक है। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए ऐ ओ औ। अग्र स्वर क्या होते हैं, ये रिवीजन चल रहा है। अग्र स्वर होते हैं ई ए। मध्य स्वर आ होता है, बाकी बचे हुए पश्च स्वर हो गए। वृत्तमुखी में क्या होते हैं, जिसमें वृत्त बनता है, ऊ। अवृत्तमुखी में क्या हो गए, बाकी हो गए। ठीक है। विवृत में पूरा खुला होता है, पूरा खुला में बड़ा आता है। आधा अर्ध विवृत में क्या आता है, आधा खुला ए ओ आ, है ना। पूरा बंद होता है समृत में। समृत में क्या होता है, ई ऊ। ठीक। और अर्धविवृत में क्या होता है, ए ओ आता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, क्या बचा है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए ऐ। ठीक है। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, आ ई उ री। ठीक। दीर्घ स्वर में शायद ये ना आए, ए आए ना आए। देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है, सब आ गए थे, बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए ऐ ओ औ सब आ गए थे। ठीक है। ये उच्चारण काल के आधार पर था। ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ठीक। फिर वायु केवल जब मुख से निकलती है तो निरनुनासिक होता है। वायु सिर्फ नाक से प्लस मुख से निकलती है, अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है, वायु केवल नाक से निकलती है। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके स्वर में उच्चस्वर की सहायता, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक है, का खा गा घा। व्यंजन क्या होते हैं, शुद्ध रूप में स्वर की ध्वनि नहीं होती है, इनके नीचे हलंत लगाया जाता है। ठीक है। व्यंजन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। स्पर्श माने क्या होता है, स्पर्श माने होता है कि स्पर्श व्यंजन जब वायु उच्चारित होती है तो मुख के कई हिस्सों को स्पर्श करती है। का से माँ तक। अंतस्थ में क्या होता है, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, अंतः स्थान होता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होता है, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। यदि मानक व्यंजन ले तो केवल 33 है। और जो है जिनका उच्चारण क्या होता है, का से माँ तक होता है स्पर्श व्यंजन में। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, यारा लावा। फिर ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, जिनके उच्चारण में गर्म वायु निकलती है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, छा त्र ज्ञा स्रा। ठीक है। एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर में छा होता है, का और खट्टी सा। फिर इसके बाद त्रा होता है, आधा ता धनरा। फिर इसके बाद ज्ञा होता है, ज्या प्लस इया। फिर होता है स्रा होता है, आधा आधा बड़ा सा धनरा। अब लेक्चर 4 आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जैसे बोलते हैं घर पे जाके KTM मोटरसाइकिल दो। ठीक है। तो इसमें 5 वो हो गए, मतलब 5 आवर्त हो गए। मान लीजिए का खा गा गा गंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा डा ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो इसमें क्या है, KTM 2 हो गया। ठीक है। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धन्य, डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। मूर्धन्य में क्या होता है, जीभ उल्टी होकर ऊपर स्पर्श करती है। ठीक है। मूर्धन्य में यही होता है ना। मतलब का उच्चारण स्थान हो गया का खा गंगा का उच्चारण स्थान हो गया के, मतलब कंठ। ठीक है। तो चाछा जा झा को बोलते हैं जैसे स्पर्श व्यंजन के ऊपर के
स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान पर देखा, जैसे स्वर में भी उच्चारण स्थान पर देखे थे, मतलब स्पर्श व्यंजन को भी उच्चारण स्थान के आधार पर जो है बांटा गया है। ठीक है, पहले क्या आता, अंदर कंठ था, फिर तालु था, फिर मूर्धन था, फिर दंत था, फिर ओष्ठ था, उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए चाछा जाझा को क्या बोलते हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने के साथ साथ स्पर्श के साथ संघर्ष के साथ निकलती है, क्योंकि वायु रगड़ खाकर निकलती है। बाकी को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन बोलते 25 को, क्योंकि ध्वनि कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलती है। ठीक है, अंतस्थ क्या होता है, स्वर व व्यंजन के बीच के स्थान उच्चारण स्थान होता है अंतस्थ। यारा लावा, या वा को अर्धस्वर बोलते हैं, यड़ संधि में या वा ही बनते इत्यादि स्वच्छ। तो या और वा बन रहा है, या वा के अर्थ, या वा के पहले अर्धस्वर मिलता है, इसे अर्धस्वर बोलते हैं। अर्ध मिलता है तो इसलिए अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, रा को प्रकंपित या लुंठित स्वर कहते हैं। जब रा बोलते तो जीभ कंपन करती है, करते हुए गाड़ी चलाई बचपन में जैसे हम लोग चलाते थे। ठीक है, और ला पार्श्विक व्यंजन होते हैं, जिसमें वायु जीभ के बगल पार्श्व से निकलती है। ठीक है, यारा लवा में मुख से कम वायु निकलती तो इसे इसकी श्रेणी में रखते हैं, लेकिन सघोष की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, पहले देखो, यारा लावा में मुख से कम वायु निकलती, इसे अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन सघोष की श्रेणी में रखते हैं। ये अल्प प्राण सघोष होते हैं। या का उच्चारण स्थान तालु होता है। राला का वर्ष होता है। वर्ष से माने क्या होता है, जब बोलते तो जीभ मसूड़ा टच करती है, राला। ठीक है, ये दांत के मूल या मसूड़े को छूते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्ष। और वा का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ, इसमें ऊपर का दांत और ओठ के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इसमें वायु इतनी रगड़ खा चुकी होती है कि गर्म हो जाती है। उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बड़ा सा खट्टी सा साहा, तो बड़ा सा का स्थान होता है तालु, खट्टी सा का स्थान होता है मूर्धन्य, छोटा सा का स्थान होता है वर्ष, मसूड़ा जीभ मसूड़े को छूती है। हा का स्थान होता है कंठ। ठीक है, कंठ काकल्य भी बोला गया है, पता नहीं। हाँ, हा को काकल्य व्यंजन बोलते हैं, और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा के उच्चारण स्थान में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, महा माने अधिक, प्राण माने वायु। तो बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा को क्या होता है, अघोष महाप्राण बोलते हैं, और हा को बोलते हैं सघोष महाप्राण। ठीक है, अब चाछा जाझा यहाँ में संघर्ष, चाछा जाझा में संघर्ष होता है, वायु रगड़ खाती है, बट गर्म नहीं होती है। यहाँ पे वायु गर्म होती है। ठीक है, बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हाँ में, बट ऊष्म में रगड़ खाती और गर्म भी रहती है। ठीक है, रगड़ खाती और गर्म भी रहती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब दो व्यंजन दो जगह से बोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उच्चारण स्थान पर भी दो जगह होंगे। स्वर तंत्रियों के संयुक्त व्यंजन यही होता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं होता। जब दो व्यंजन दो जगह से बोले जाएंगे तो उच्चारण स्थान भी दो जगह से होगा, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। जैसे जब हवा निकलती है तो स्वर तंत्रियों से टकराती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, बट ध्वनि उत्पन्न करने के बाद भी कंपन वाइब्रेशन होता, लाइक मोबाइल वाइब्रेट करता हिन भिन्न। ठीक है, इस तरह से। तो कुछ व्यंजन में वाइब्रेशन नहीं होता, उसे अघोष बोलते हैं। कुछ व्यंजन में वाइब्रेशन होता है, उसे सघोष व्यंजन बोलते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं और इनके उच्चारण में भिन्न आएगा, मतलब कि यही आएगा, इस तरह से आता है। काका गंगा चाचा चाचा टटा तथा पापा पापा यारा लवा, अरे ज़्यादा दूर तक पापा पापा माँ। ठीक है, तो इनको जब आप बोलोगे तो अपने आप बोलोगे का खा ग घ अंगा, तो इनमें देखोगे ग घ अंगा का खा। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट और सेकंड व्यंजन में ज़्यादा बोल के देखेंगे तो आप पता चल जाएगा। फर्स्ट सेकंड व्यंजन अघोष होते हैं,
और स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा व्यंजन क्या होता है? सघोष होता है, ठीक है। और अघोष स्पर्श व्यंजन का पहला, स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। अब फिर इसके बाद बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, इसमें क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन ये होते हैं और ये अघोष होते हैं। और या, रा, ला, वा, हा क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष। अब फिर से एक बार देखते हैं वर्ग के फर्स्ट एंड सेकंड व्यंजन। फिर बड़ा सा, खट्टी सा, हा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। फिर सघोष क्या होते हैं? वर्ग के थर्ड फोर्थ फिफ्थ व्यंजन होते हैं सघोष। या, रा, ला, वा, हा सघोष होते हैं, ठीक है। और बाकी छात्र, ज्ञा, स्रा, आर संयुक्त व्यंजन। फिर इसके बाद जो होते हैं उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक है। यदि कम वायु निकले, अच्छा, वायु को कहते हैं प्राण, और अधिक वायु निकले, कम वायु निकले यानी अल्प, अल्प प्राण, ठीक है। अधिक वायु निकले तो महाप्राण। तो ठीक है, वायु की मात्रा, उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ग का फर्स्ट थर्ड फिफ्थ व्यंजन, ठीक है। इसमें सेकंड और फोर्थ व्यंजन आता है, ज़्यादा हवा निकलती है, ठीक है। जैसे का, खा, गा, घा, ंगा, चा, सा, दा, दा, ता, ठा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, मा। तो इसमें बोलोगे तो फील होगा का, खा, गा, घा, ंगा। तो का, गा मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में क्या होता है कि ज़्यादा वायु, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में क्या होता है? कम वायु निकलती है, तो इसे बोलते हैं अल्प प्राण। और सेकंड और का, खा ज़्यादा वायु निकलती है तो सबसे पहले इसमें जो है महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। और यारा, लावा में क्या होता है? कालदेश अंतस्थ, कम हवा निकलती है, अल्प प्राण में बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, इसमें ज़्यादा हवा निकलती है तो महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। एक बार में सभी व्यंजन का उच्चारण स्थान लिख लेते हैं। कंठ में क्या होता है? का, खा, गा, गा, घा, ंगा, हा। तालु में क्या होता है? चा, छा, जा, झा, इया, या, सा। मूर्धन्य में क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, खट्टी सा। तालु में बड़ा सा था, ठीक है। ओष्ठ में क्या होता था? ओष्ठ में होता था पा, फा, बा, भा, मा। वर्ष मसूड़ा में क्या होता था? वर्ष मसूड़ा में क्या होता था? सा, छोटा सा यानी सा, रा, ला, सरल, ठीक है। वर्ष मसूड़ा। दंत ओष्ठ में था वा, फा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छा, का के नीचे हलंत लगाते हैं, ठीक है। त्रा में ता के नीचे हलंत लगाते हैं, ज्ञा में जा के नीचे हलंत लगाते हैं, श्रा में सा के नीचे, बड़ा सा के नीचे हलंत लगाते हैं, ठीक है। अब क्लास 5 में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आ क्या है? ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। तो आ है कंठ। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, नोटा। तो उसमें बोलते हैं अंतस्थ। हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? सघोष में क्या होता है? इसमें कंपन होता है। अल्प प्राण, महाप्राण में वायु की मात्रा के आधार पर होता है, तो इसमें केवल श्वास, श्वास होगा, कंपन नहीं होगा। अघोष हो गया, ये यूपी पीसीएस में आया था। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? महाप्राण ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? महाप्राण, महा, का, खा, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। दूसरा और चौथा, वायु की अधिक मात्रा निकलती है निम्न में से। और वायु को फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में क्या था? अल्प प्राण। और फर्स्ट सेकंड क्या थे? सघोष, न का, खा, गा, घा, ंगा। फर्स्ट सेकंड थे अघोष, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या थे? सघोष, ठीक है। पहले दूसरे अघोष थे। निम्न में अर्धस्वर है तो या और वा को बोलते हैं, तो या है यहाँ पे। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का है? पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक है। रा क्या है? वाइब्रेशन इन जीभ होता है, प्रकंपित बोलते हैं। डा, ढा होता है उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, डा, ढा, ठीक है। और क्योंकि इसमें जीभ एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, तो इसे उत्क्षिप्त बोलते हैं। ला, ध्वनि जीभ के बगल से निकलती है, सो पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्व है ना, पीछे से बगल से निकलती है। या
निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक होता है? तो इसमें कलरों में कोई मात्रा नहीं है, या केवल आ के आ, क्योंकि आ अमात्रिक होता है। अमिताभ में जैसे छोटी और बड़ा की मात्रा है, तो छ किसके योग से? आधा का धन खट्टी सा था, ठीक है। कक्ष। और फिर इसके बाद जो है हिंदी शब्दकोश में अंग आहा किस वर्ण के साथ आता है? अ के साथ आते हैं, ठीक है। निम्न में महाप्राण वर्ण क्या है? महाप्राण आप जानते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए था आ रहा है, ठीक है। महाप्राण माने ज्यादा वायु। निम्न में से कौन सा दंत है? तो KTM 2। तो 2 वाला चौथा वर्ग है। चौथे वर्ग में क्या था? काका का चा ता था दाधा ना, तो क्या है? ता है, ठीक है। और फिर घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान का खा गा घा, ये कंठ होता है, ठीक है। इसमें से कौन अल्प प्राण है? ठीक है, कौन अल्प प्राण है? अल्प प्राण माने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, तो चा है, ठीक है, फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। हिंदी के स्पर्श अघोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि क्या है? वो स्पर्श सघोष महाप्राण ओष्ठ। तो देखिए, हिंदी के स्पर्श घोष माने सघोष होता है, महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो सबसे पहले देखिए, ओष्ठ में होता है सबसे नीचे वाला पांचवा का चा टा ता पा, पापा बभा मा, ठीक है, KTM 2 में। और फिर सघोष क्या होता है? महाप्राण में होता है, महाप्राण में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता है, ठीक है। सबसे पहले पाफा बाभा माँ, तो सबसे पहले ओष्ठ यही मिल रहा है, तो ओष्ठ इसको लगा दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालु होता है, तो टी से तालु आता है। दूसरा वर्ग क्या है? क चा वाला है, चाचा जाझा। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंत, तो दंत में क्या होता है? KTM 2, तो दो दंत में क्या होता है? दांत वाला होता है, तो के का चा ता था दादा ना, ता था दादा, ता था दाधा, तो धा ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वो दंत है, ता था दाधा ना, ठीक है। महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण सेकंड फोर्थ होते हैं। और फिर सघोष क्या होते हैं? सघोष होते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण में आप जानते हैं अल्प प्राण क्या होता है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ठीक है। तो का खा गा, तो फर्स्ट, थर्ड, ता है, ठीक है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो यारा ला वा को छोड़ के बा है, बा ओष्ठ होता है ना, यारा ला पा फा बा भा मा, ठीक है। का चा टा ता पा। डा की ध्वनि क्या होती है? दंत होती है, ठीक है। KTM 2 में अंतस्थ होते हैं यारा लावा। हिंद शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम में शब्दों का सही क्रम क्या है? ये नहीं बताए थे, कहे थे बाद में सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। रिवाज में नहीं है। री को जो है इस तरह से नीचे की तरह हलंत नीचे लगा के ऐसे हंसिया लगा के करते हैं, बट उच्चारण री होता है, रा पे छुट्टी की मात्रा, ठीक है। मातृ, तो मातृ में हाँ ठीक है, मातृ उच्चारण लेकिन ऐसे होगा मातृ, ठीक है। तो अब क्या है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को, स्वरतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को, तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार केवल नाक से निकलती है, हवा ध्वनि सिर्फ नाक से, हवा सिर्फ नाक से निकलती है, ठीक है। हाँ, शायद यही था। और इसमें क्या होता है? अनुनासिक में चंद्र बिंदु था, इसमें क्या होता है? अंग की मात्रा होती है, औ के बाद आते हैं, तो इसका आंसर क्या था? निरनुनासिक सिर्फ मुंह से निकलती है, तो इसका आंसर क्या था? स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं, ठीक है।
स्वर रूप से स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनि नहीं, स्वर के बाद वाली सही होगा। तो ठीक है, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है ना? ओष्ठ KTM 2, तो ओ हो गया। तो ओ में क्या होता है? का चा टा ता पा फा बा भा मा। ऊ भी हो। तो आ क्या है? कंठ होता है। ठीक है। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो घोष यानी सघोष नहीं, यानी अघोष। अघोष कौन सा होता है? या रा ला। तो ये सब तो घोष होते हैं। ठीक है। और फर्स्ट सेकंड भी क्या होते हैं? टा था डा, ये भी घोष नहीं होते हैं। ता था, है ना? तो ता क्या हो गया? ठीक है। वर्षा शब्द का जो ता हो गया, इसका आंसर अघोष होते हैं। फर्स्ट सेकंड। वर्षा शब्द का अर्थ नहीं होता है? वर्षा शब्द का रंग, आकाश, जाति, अक्षर। जैसे कृष्ण जी का वर्ण, अच्छा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है तो आकाश होता है। ठीक है। वर्ण, जैसे श्री कृष्ण का वर्ण श्वेत था, तो रंग तो होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो अल्पप्राण में क्या होता था? अल्पप्राण में होता था महाप्राण, अल्पप्राण। अल्पप्राण में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। तो चा छा जा झा या। ठीक है। तो ये अल्पप्राण हो गए। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त ध्वनि होते हैं। ड़ा ढा उत्क्षिप्त ध्वनि होते हैं। जीभ ऊपर से नीचे जाती फिर ऊपर जाती है। निम्न में से एक अल्पप्राण है, वो कौन सा है? अल्पप्राण फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। तो का होता है। ठीक है। और फिर इन सबको भी देखेंगे, अलग जो ऑप्शंस में दिए उनको भी चेक करेंगे। मैं बस डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। दा क्या है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या है? दंत। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं? यारा लावा होता है। ठीक है। तो बा क्या है? बा ओष्ठ है और स्पर्श भी है। ठीक है। यारा लावा, यारा लावा। ओ और औ के किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो ओ औ है कंठ और ओष्ठ को मिला के कंठोष्ठ है। आऊ आ क्या होता है? कंठ, वो होता है ओष्ठ। ठीक है। निम्न में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है? तो सबसे पहले अल्पप्राण क्या होता है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। अघोष क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड। तो यानी फर्स्ट वाला ही मिल रहा है। तो का ता, का चटा ता। ठीक है। ये है ना पहला। और आ और आ और बड़ा आ पहले आता है। क्या है? फर्स्ट सेकंड वर्ड। हाँ ठीक है, जो भी है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हिंदी के सा ध्वनि है। सा क्या है? तालव्य है। ठीक है। सा तालव्य है। और सा या चा, ये क्या है? तालव्य। सा या और चा वर्ण क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। बा की ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ है। और जो है निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ कौन मूर्धन्य ध्वनियों का है? कौन मूर्धन्य? मूर्धन्य माने क्या होता है? KTM, का चा टा वाला वर्ग हो गया। टा ठा डा डा ढा। निम्न में से कौन सा ध्वनि दंत है? तो का चा टा, है ना? का चा टा ता पा। तो ये हो गया ता वाला। और दंतोष्ठ क्या है? दंतोष्ठ में होता है निम्नलिखित में से दंतोष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ दोनों मिला के बनाते हैं, तो वा और फा इसमें से रखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध माने पूरा मुंह खुला हुआ। ठीक है। विपरीत माने बंद। तो आ और आ आते हैं, बड़ा आते हैं। ठीक है। और जो है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है। और कुल संख्या 39 है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा का उच्चारण स्थान तो KT तालु है ना? और जो है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो आय स्वर है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का। तो ओ का क्या होता है? ओ का होता है कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है
इनमें से अंतस्थ स्वर कौन सा है? 11 अलावा अंतस्थ होते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से स्वर कौन सा स्वर नहीं है? तो छोटाऊ ए जा स्वर स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन मतलब, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से स्वर जो नहीं है वो जा नहीं है, ठीक है। जा स्पर्श व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कुल है तो 13 होती है, मानक 11 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? का, खा, गा, घा, तो कंठ होता है, ठीक है। कभी कभी हमने देखा है दो शब्द बोले तो देखे कुछ ध्वनियाँ हैं जिनका मेल हो सकता है। विद्यार्थी, अगर दोनों शब्दों को अलग अलग बोलकर बुलाएं तो अजीब लगेगा। गुरुजी जैसे बोलें, गुरुजी, अर्थी का मतलब तो शमशान होता है, क्या कहकर बुला रहे हैं गुरुजी हमको? जैसे कहें, हे विद्या अर्थी इधर आओ, है ना। तो इसको हमने देखा कि कुछ वर्डों का मेल हो सकता है, तो वही संधि कहलाती है। धातु क्या है? क्या है? वह छोटे से छोटा शब्द जिससे क्रियाएं बनती हैं, लाइक पढ़ना तो पठ, पढ़, तो प्रत्यय लगाते जाएं और नए शब्द बनते जाएंगे। सम धातु में धी जोड़ने पर, मतलब सम धातु में धी जोड़ने पर बना संधि सम संस्कृत है, धी प्रत्यय है। अब संधि क्या होता है? समधंधी, अर्थ मेल, ध्वनि का मेल, अर्थ मेल, ध्वनि का मेल, वर्णों का मेल होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक ही प्रकार के ध्वनियों को दो बार क्यों बोलें, क्यों ना एक बार एक बना दे। इंसान की शुरुआत से ये कोशिश रही है कि चीज़ों को जितना सरल कर सकें उतना सरल कर दें, और इंसान के अंदर की प्रवृत्ति के लिए ही जो सरल बनाए चीज़ों को, इसीलिए प्रवृत्ति के कारण इन्वेंशन, आविष्कार किए हैं। संधि के प्रकार, जैसे वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, ये 3 प्रकार की ध्वनियाँ, 3 प्रकार की संधि होती है, लाइक स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये यदि दोनों वर्ण जिनमें मेल होता है प्रत्येक स्वर हो तो कालदेश स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? मेल करने वाले वर्णों में यदि एक भी व्यंजन हो तो कालदेश व्यंजन संधि। विसर्ग में क्या? मेल करने वाले वर्णों में से कोई भी एक भी विसर्ग हो तो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे व्यंजन में क्या होता है? वाक, धनीस, वागीस, शुद्ध रूप से व्यंजन होता है का वाला जो है, मतः धन, मनः धन, हर, मनोहर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि, जब शादी में जाते हो तो हम तो ऐसे लोग हैं, ब्याह में डीजे दो तो पूरी तरह से, हाँ, डीजे पर पूरी छेड़ दे दो तो अपने मजे हैं जो, तो हम अपने राजा, ठीक है। तो डीजे बी वाई ए ब्याह, डीजे ब्याह। तो दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयाद, ठीक है, डीजे ब्याह। शादी में इम्पोर्टेंट क्या होता है? डीजे होता है, डीजे होता है ब्याह में, ठीक है। तो दो शब्द संधि में होते हैं जिनका उनका कुछ अर्थ होता है, लाइक विद्याधन, अर्थी, कुछ, दोनों का कुछ न कुछ मतलब है। जब स्वर का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, मानक स्वर 11 होते हैं। इन्हीं के आपस में मेल से मानक स्वरों को स्वर संधि में मतलब तरह तरह के होते हैं। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री है वो। दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? कंठ, पहले इसका सबका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कंठ, तालव्य, ओष्ठ, ऊ होता है, री मूर्धन्य होता है, ए क्या होता है? कंठ, तालव्य, ओ कंठ, ओष्ठ, ए ओ ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त, ये दीर्घ संधि स्वर नहीं होते हैं। इन मानक स्वरों में दीर्घ स्वर बताओ। व्युत्पत्ति के आधार पर बड़ा, बड़ाऊ, ई, इन्हें दीर्घ संधि स्वर कहते हैं, मतलब बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इन मानक स्वरों में दीर्घ स्वर बताओ व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, ठीक है। तो बड़ा, बड़ाऊ, बड़ाऊ, री, इन्हें जो है व्युत्पत्ति के आधार पर दीर्घ संधि स्वर कहते हैं, मतलब बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ए ओ की बात करें, दीर्घ संधि स्वर, ए ओ की बात नहीं हो रही, दीर्घ संधि स्वर नहीं है क्योंकि ये संयुक्त संधि स्वर है, ठीक है।
तो सजातीय मूल स्वर क्या होते हैं? आ ई ऊ होते हैं या ह्रस्व स्वर होते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व दीर्घ होते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ स्वर सजातीय मूल ध्वनियों के मेल होने पर उसी जाति के दीर्घ वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर जैसे छोटा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, इन सभी के जो है उच्चारण देख लिया। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, महाधनाशय महाशय, भोजन धनालय भोजनालय। अब दीर्घ संधि स्वर में त्रिक क्या होती है? बड़ा आ बड़ा ई बड़ाऊ की मात्रा मिलती है। तो बड़ा आ क्या होता है? एक दीवार खड़ी मिलेगी। बड़ाऊ बड़ी ई की मात्रा क्या होती है? पीछे से चादर उड़ाते हैं। और बड़ाऊ की मात्रा पूंछ पकड़ कर खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी 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 छोटी, इन सब के मेल से क्या बना? बड़ी। गिरी धनेन्द्र, गिरेंद्र गिरि धनीश, गिरीश मही धनीश, महीश मही धनेन्द्र महेंद्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब छोटाऊ, इन सभी का जो हम मेल करा दिए, गिर धनेन्द्र, बीच में ई है तो गिरे बड़ी बन गया। तो बड़ी ऐसा रहता नहीं, वो उच्चारण के साथ आता है तो गिरेंद्र हो गया। फिर इसके बाद जो है छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ मिलकर बड़ाऊ, बड़ाऊ छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ बड़ाऊ ये मिलकर बड़ाऊ। तो इन सभी का भानु धन उदय, सिंधु धन उर्मी, स्वयं धन भू, स्वयंभू धन उदय, और फिर इसके बाद क्या है? वधु धन ऊर्जा। तो सभी का आंसर क्या होगा? भानुदय, सिंधुर्मी, स्वयंभू, स्वयंभूदय, वधूर्जा। ठीक है, सजातीय सजातीय ह्रस्व या दीर्घ हो तो आपस में मेल होने से दीर्घ बनता है। ट्रिक में देखें, बड़ी ऊ की मात्रा मिलती है, री का मिलकर पितृ री ही बनता है। विद्यार्थी का संधि उच्छेद विद्या धनार्थी, चूंकि क्या है ना कि जो संधि के जो दोनों का संधि विच्छेद होगा उनका भी एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। जैसे विद्याधनार्थी नहीं हो सकता। ठीक है, विद्याधनार्थी होगा। गुण स्वर संधि क्या होता है? जब जब क्या है? गुण संधि स्वर, जब स्वर कंठ स्वर का मेल तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य स्वर से हो तो ये गुण संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा छोटा बड़ा का छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ री से होता है। तो गुण बीच में, गुण के बीच में जैसे डंडा मतलब एक चिड़िया बैठती है ना, सर पर मोर का पंख लगा देते हैं या चिड़िया बैठ जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है? छोटा बड़ा छोटी बड़ी के मेल होना होगा, छोटा बड़ा का छोटाऊ बड़ाऊ से मेल होगा, छोटा बड़ा का री से मेल होगा। तो इनका ध्वनि मतलब आप बोल के देख रहे, आई 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 ए बन गया, आई 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 ए बन गया। देवधनेन्द्र देवेंद्र, देवधनीश देवेश, महाधनेन्द्र महेंद्र, महाधनीश महेश। तो इसमें बीच में क्या होता है? एक डंडी मिलता है, या तो दीवार के ऊपर एक डंडी मिलता है। अब देखिए कंठ ओष्ठ को मिला, औ औ औ ओ बन गया ना, बोल के देखो ओ बनेगा। चंद्रोदय, चंद्रोदय, समुद्रोर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रोर्मी, महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उष्म महोष्म। ठीक है, छोटा बड़ा का री के साथ अर बनता है। देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है, वृद्ध स्वर संधि अगली क्लास में दीर्घ गूढ़ बताना, संधि विच्छेद। अच्छा, मुनीन्द्र, विधोदय, ज्ञानोपदेश, नरेंद्र, सर्वेक्षण, लज्जा भाव, शिवालय, कवीश, जलोर्मी, लघुर्मी। ठीक है, इसमें बताना है। अब देखिए वृद्ध स्वर संधि क्या होता है? जब कंठ स्वरों का मिलन कंठ ओष्ठ या कंठ तालव्य से मिलन होगा तो विकार उत्पन्न होने पर कंठ ओष्ठ कंठ तालव्य का दीर्घ होगा। ठीक है, मतलब कि वृद्ध संधि होगी, बड़ी होगी। ए आ एक मिला के ऐसे देखो, ए आओ। ठीक है, छोटा बड़ा के बाद ए आए, छोटा बड़ा के बाद ओ आओ आए तो बड़ा ए की मात्रा औ की मात्रा है ना। तो इसमें क्या होता है? डबल मात्रा मिलते हैं ना, उसमें सिंगल मात्रा मिलती थी गुण में, वृद्ध में डबल मात्रा मिलती है। ठीक है, आ ए मिलके ए, एक धन एक एक। ठीक है, ठीक है, ए बीच में स्वर की मात्रा होती नहीं तो क्या हो जाएगा? स्वर होता नहीं, उसकी मात्रा होती है, तो स्वर की मात्रा लगा दिया, एक हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे छोटा ए मिलके आय बन गया, छोटा बड़ा ए मिलके आय बन गया। तो ठीक है, इन सभी का देख लेते हैं। नवधन ऐश्वर्य नवैश्वर्य, सदाधन ऐ सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य।
ठीक है। और ओ औ का वाला देख लेते हैं, परम धन ओज परमौज, वन धन औषध वनौषध। यड़ स्वर संधि देख लेते हैं, इसमें छोटी बड़ी तालव्य स्वर होते हैं, छोटाओ बड़ाओ ओष्ठ स्वर। मूर्धन्य री स्वर का मिलन किसी अपनी जाति से अलग किसी अन्य स्वर से होने पर यड़ संधि होती है। जैसे इया, 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 या निकल के आ रहा है, इया, ईयू, छोटी को मिलकर ऊ के साथ हो रहा है, बड़ाओ के साथ ईयू, ईयू। फिर यो बन रहा है, यो बन रहा है। फिर ये बन रहा है, ये आय बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से छोटाओ बड़ाओ का देख लेते हैं। छोटाओ बड़ाओ का आ के साथ उआ, वा बन रहा है, उई, उई, उए, उओ, वो बन रहा है, वो बन रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि या बोल के देखेंगे तो अपने आप बनता जा रहा है ना। हम जानते हैं कि या व अर्धस्वर कहलाते हैं, अतः इनके पहले वाला वर्ण आधा आता है संधि में। अति धन अधिक अत्यधिक, इति धन आदि इत्यादि, अति धन उत्तम अत्युत्तम, बीच में बस भरना है। आ इधर ले आओ और उत्तम वाला इधर ले आओ, तो तिया या हो गया और आधा ता हो गया, है ना, या, ठीक है। अब देखिए प्रतिधन एक प्रत्येक, शोधन अच्छ स्वच्छ, उआ वा बन गया और आधा सा हो गया स्वच्छ। अन्वेषण, अनुधन इति अन्विति। फिर अनुधन अ अन्वय, अनुधन इत अन्वत, देवधन अर्पण दिव्यार्पण, वधुधन आगमन वध्वागमन। अब देखिए यड़ संधि में क्या होता है, या बनता है, वा बनता है, ठीक है। ऊ, ई से या बनता है, ऊ से वा बनता है, ठीक है। अयाज संधि में क्या होता है, अभी हमने किसका किसका आ का आपस में, ई का आपस में, ऊ का आपस में देखा तो दीर्घ संधि। फिर अब इनका आ का छोटी बड़ी के साथ, छोटाओ बड़ाओ के साथ, री के साथ देखा तो वो कौन सा हो गया था, गुण संधि। फिर इसके बाद छोटा आ का ए ओ औ के साथ संधि मतलब मेल देखा तो बन गया था वृद्ध संधि। फिर इसके बाद यड़ संधि भी देखा, छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यड़ संधि। अब अयादि में क्या होता है, ये आपस में मिले, हाँ तो यही मैंने बताया, सब लोग आपस में मिले। अभी कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ का भी मिलन अभी किसी से और से नहीं हुआ। ए ऐ ओ औ के बाद अगर विभिन्न स्वर आ जाए, कंठ ओ तालव्य ए ऐ और कंठ ओष्ठ ओ औ स्वरों का मेल अन्य स्वर ध्वनियों से होने पर जो परिवर्तन आता है उसे अयादि संधि कहते हैं। ए धन आ मिलके क्या होता है, ए आ, इनको ए आ आय करके आ रहा है क्या कुछ। फिर अभी देखेंगे ए आ, ठीक है, मतलब अभी देख लेंगे, मतलब ए आई के बाद ये सब आ सकता है, ठीक है। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ, ओ के साथ क्या आ सकता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ओ छोटाओ बड़ाओ, ठीक है। अब देखिए अब ए के बाद आ तो कंठ तालव्य का मिलन अन्य स्वर से हुआ कालज अयादि संधि, है ना। अब ए किसके मिल के बना है, आ ई के मिल के बना, और ई या तो यड़ संधि होते थे, इसका मिलकर या बन जाता था, तो आ और आ प्लस या हो गया तो अय हो गया, मतलब ए आ मिलकर या तो अय बन गया, ठीक है। अब देखिए ध्वनि से भी बोलने पर मिलाकर तो यही आता है, अय आता है। ऐसे ही वैज्ञानिक मैथ दृष्टि से भी आ सकता है ना, जोड़ा जाए। अब आगे और भी मजा आएगा, अय और आ को मिलाओगे तो क्या बनेगा, अय क्या होगा, आ और ए से मिलकर बना है, और ए फिर से किससे मिलकर बना है, छोटा आ और ई से मिलकर बना है, ठीक है। तो छोटा और छोटा मिलकर बड़ा हो गया, ई और या बन गया तो आय हो गया, ठीक है। आय और या मिलकर आय होता है। ऐसे ही निधन अन नयन हो गया, ठीक है, नयन अय हो गया था। फिर इसके बाद नय धन अख, तो आय आता था, नायक हो गया। गय धन अख, आय आता था, है ना, या तो आय आता था, है ना। बोलेंगे तो अपने आप या आ रहा, अया तो ओ आओ और आ मिलके आओ बनता था, ओ आ तो वाह आता था। तो और बड़ा मिलके जो आता था, आओ आता था, ठीक है। इसमें देखिए जोड़ के बताया भी गया है ना। पोधन अन तो पवन आओ आता था, पौधनन आओ आता था तो पावन। तो भावधन उक, अब इसको साइंटिफिकली देखेंगे, अवधन उ मिल के क्या हो रहा है, आओ तो भावुक हो गया।
नौधन इक नाविक, गय धन अक गायक, पोधन 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 इत्र तो पवित्र, अत्युष्म महोजस्वी वीरोचित, तो अत्युष्म में क्या है, यड़ संधि है, ठीक है। अतिधन उष्म महोजस्वी में क्या है, डबल मात्रा तो वृद्ध संधि, वीरोचित सिंगल मात्रा तो इसमें क्या होगा, गुण संधि। वीरधन उचित, ठीक है। महाधन ओजस्वी था उसमें। वधुधन उत्सव आधा आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, तो बड़ी की मात्रा आ गई तो दीर्घ होगा। रजह धन ईस, पता नहीं क्या है, दीर्घ आया था रजनीश में। महर्षि वाले में क्या आया था, महर्षि वाले में क्या आया था, गुण संधि, है ना। सदा धन एवं में इसमें आय की मात्रा आई थी, मतलब डबल मात्रा तो वृद्धि संधि। पोधनान पवन अयादि संधि। अन्वेषण, अन्वेषण में क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। श्रवण में क्या हो गया, श्रोधन अन, तो इसमें अयादि संधि हो गया, श्रवण, ठीक है। तो यद्यपि, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद करिए।